अगर हम क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी पार्ट 1 के सारे चैप्टर को ध्यान से समझें, उन सारे चैप्टर को ध्यान से अगर स्टडी करें, उसके फ्लो की स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि हम वहां पर चार्ज के मोशन की स्टडी करते हैं, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। तो इसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके इसे पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके टाइप्स देखते हैं, उसकी कैटेगरी देखते हैं, कैसे हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और उन 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में किस किस चैप्टर में हम कौन कौन सा पार्ट देख रहे हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। तो आपका फिर से स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में, और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स की, जिसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर 1, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो पर हम सबसे पहले उस फ्लो को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस है उसके फ्लो को देखते हैं, उसके फ्लो को समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ओके, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज के मोशन की स्टडी करेंगे, पर अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो भी मोशन का एक स्पेशल केस है, जिसपे वेलोसिटी 0 है। तो यहां पर हम इसे फर्स्ट कैटेगरी में लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करेंगे, ऐसे चार्ज की स्टडी करेंगे जो रेस्ट में है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज विच इज इन रेस्ट, ऐसे चार्ज की स्टडी करना है जो रेस्ट में है। और अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी स्टैटिक होगा, मतलब स्टडी होगा, टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमको समझना है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगी स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी फील्ड जो टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही है, स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि नो वेरिएशन विथ टाइम, नो वेरिएशन विथ टाइम के साथ में कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसमें कहीं से कहीं तक हम टाइम की बात नहीं करेंगे, केवल स्टैटिक चार्ज की स्टडी करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी आता है उसे हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। ओके, और मैग्नेटिज्म में फर्स्ट केस हमने देखा चार्ज जो रेस्ट में है, सेकंड केस हम देखेंगे चार्ज जो मूविंग है पर कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, तो मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा चार्ज जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो करंट कांस्टेंट करंट होगा, और उस कांस्टेंट करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
क्योंकि हमको पता है अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है या कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कांस्टेंट होगी, स्टडी होगी, टाइम के साथ में वेरी नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ओके, यहां पर भी हम देखेंगे नो वेरिएशन विथ टाइम, टाइम के साथ में कोई वेरिएशन नहीं होगा, नो वेरिएशन विथ टाइम। ओके, थर्ड कैटेगरी, सबसे पहले रेस्ट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, और थर्ड केस एक्सेलरेटेड, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड केस में हम देखेंगे एक्सेलरेटेड, वापिस से लिख लेते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज। थर्ड कैटेगरी क्या होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज, ऐसा चार्ज जो एक्सेलरेटेड है और वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। तो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तीन कैटेगरी डिवाइड कर लिया है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर अगर हम सारे चैप्टर को ध्यान से समझें, जैसे फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में इसे एक ही चैप्टर, दो पार्ट को एक ही चैप्टर में हमने क्लब कर दिया है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं और कैपेसिटर की बात करते हैं। पर कैपेसिटर को हम पूरे एक चैप्टर की तरह डील कर सकते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को कैपेसिटर में यूज करते हैं और उसे प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर की हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट है, पर चैप्टर नंबर 4 जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, जब करंट कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट करंट मूव फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके सारे कॉन्सेप्ट हमको देखना है, हमको बायो-सावर्ट लॉ देखना है, हमको मैग्नेटिक डायपोल देखना है, हमको मैग्नेटिक डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है, फोर्स कितना लगना है, सारी चीज़ों की हमको बात करना है। और चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म और मैटर, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, में हम कोई मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट बिहेवियर क्यों होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक क्या है, गॉस लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर नंबर 5 में देखने वाले हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, जिसमें हम एक्सेलरेटेड चार्ज की बात करेंगे, ऐसा चार्ज जो टाइम के साथ में जिसका मोशन जो है वो टाइम वेरिंग है, तो यहाँ पर टाइम वेरिंग फील्ड होगी, इसे हम लिखेंगे टाइम वेरिंग फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली चलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 6 होगा उसे हम लिखेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सारे कॉन्सेप्ट हमको इसमें देखना है। चैप्टर नंबर 7 भी हम देख सकते हैं AC, इसमें भी हम टाइम वेरिंग
फील्ड की बात करते हैं, टाइम वेरिंग करंट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे टर्म 2 में नहीं है, टर्म 1 में नहीं है, टर्म 2 में फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर हम जेई की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। जितने भी आप पेपर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन पे बेस्ड हमेशा एक क्वेश्चन उस पर बना है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस तरीके से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, हम बात कर सकते हैं हमारे पार्ट 1 एनसीईआरटी पार्ट 1 के सिलेबस की, किस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।